हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी 3.0, बिहार स्टेट पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो मन लगा के पढ़िए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, फिलिप एम हॉशर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवेशन कहलाता है। फिलिप एम हॉशर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवेशन कहलाता है। ऑप्शन है जनसंख्या अंतःस्फोटन, जनसंख्या विस्फोटन और जनसंख्या तकनीकी स्फोटन और जनसंख्या परिस्फोटन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 राइट होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनसंख्या अंतःस्फोटन, जब जनसंख्या का जमाव शहरी क्षेत्रों में अथवा पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष में हो जाता है तो इसे जनसंख्या अंतःस्फोटन कहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे वेतेई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों डॉट। ऑप्शन है में वृद्धि हुई है, में कमी हुई है, केवल उच्च जाति हिंदुओं तक सीमित है, केवल निम्न जाति हिंदुओं तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, कमी हुई है। आंद्रे वेतेई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों में कमी हुई है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आकार, घनत्व, एकात्मकता, संस्कृत, सामाजिक घनत्व, विनियमन। दुर्खीम के अनुसार उपरोक्त में से कौन से समाज में श्रम विभाजन की कोड निर्धारित करते हैं? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट होगा ऑप्शन सी, आकार, घनत्व और कौन सा? सामाजिक घनत्व। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व एवं आकार से है। इसके अलावा नैतिक या सामाजिक घनत्व का भी व्याख्या किए हैं, जिसके अनुसार यह समाज का नैतिक दायित्व है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान एवं कार्य प्रदान करे। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन करता है। शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन करता है। ऑप्शन है शहरी भूगोली, शहरी आकारिकी, शहरी पारिस्थितिकी, शहरी संस्थित विज्ञान। 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, शहरी पारिस्थितिकी। शहरी पारिस्थितिकी अर्बन इकोलॉजी नामक अवधारणा का संबंध शिकागो संप्रदाय 1920 से है, जिसमें ई वर्गीस, रॉबर्ट पार्क, लुइस विर्थ आदि समाजशास्त्री शामिल हैं और एमोस हॉवेल ने इस अवधारणा को नए तरह से प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय है। सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय है। ऑप्शन है ए, सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के संबंध की संप्रत समस्या से। बी है, मानव व्यवहार, अन्य सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमितताएं तथा संघात जनांकिकी प्रघटना में संबंध से। और सी है, जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से
सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में। और डी आधुनिक समय में जनसंख्या के आकार, गठन तथा वितरण के अध्ययन से। 5 को राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक जनांकी का प्रमुख आशय है। राइट होगा ऑप्शन सी। जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में। सामाजिक जनांकी सोशल डेमोग्राफी का प्रमुख आशय जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आंतरिक प्रयोजन का सबसे बड़ा भाग है। आंतरिक प्रयोजन का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन है ग्राम शहरी प्रयोजन, शहरी ग्रामीण प्रयोजन, विवाह प्रयोजन, ग्रामीण ग्रामीण प्रयोजन। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण ग्रामीण प्रयोजन। भारत में आंतरिक प्रयोजन इंटरनल माइग्रेशन का सबसे बड़ा भाग ग्रामीण ग्रामीण प्रयोजन यानी विलेज विलेज माइग्रेशन लगभग 40% है। इसके अंतर्गत कृषि कार्यों से संबंधित रोजगार तथा ग्रामीण लड़कियों का विवाह जो अधिकतर गांव से गांव को होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज के विकास के साथ जनन क्षमता में कमी आई है? किसने प्रतिपादित किया कि समाज के विकास के साथ जनन क्षमता में कमी होती है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, कोराडो जिनी, E.M. ह्यूबर, C.P. ब्लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रजनन फलन सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि व्यक्तिकरण तथा उत्पत्ति में परस्पर विपरीत संबंध होता है। उनके अनुसार मनुष्य विशेषकर स्त्रियां जितनी अधिक रुचि व्यक्तिगत विकास में लेंगी उतनी ही उनकी संतानोत्पादन शक्ति में कमी आएगी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर में कमी न आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। यह सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर में कमी न आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन है जनांकिकी सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत या जनांकिकी विस्फोट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की द्वितीय अवस्था जिसमें मृत्यु दर में कमी होने और जन्म दर में परिवर्तन न होने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है हर्बर्ट हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड पावेल, स्टर्न और डेनिस। 9 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 राइट होगा ऑप्शन सी, एडमंड पावेल। राजनीतिक समाजीकरण का प्रयोग पावेल ने किया है। नेक्स्ट है, समनर का समाज मॉडल कहलाता है। समनर का समाज मॉडल कहलाता है। ऑप्शन है विकास मॉडल, संघर्ष मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, सर्वसम्मत मॉडल। 10 का राइट आंसर दीजिए।
फ्रेंड्स आज थोड़ा शोर हो रहा है, रामायण है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी संघर्ष मॉडल। आज एडजस्ट कर लीजिए। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज, जो कि कब आई थी? 1906 में। 1906 में इन्होंने लिखा है कि अस्तित्व के लिए जब मानव संघर्ष करता है तब उसके द्वारा किया जाने वाला संघर्ष 2 स्तरों पर होता है। कितने स्तरों पे? 2 स्तरों पे होता है। पहला है अपनी रक्षा के लिए प्रकृति से संघर्ष और दूसरा है अन्य मनुष्यों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है अन्वेषण से, धर्म से, आविष्कार से, सांस्कृतिक लक्षणों से। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 राइट होगा ऑप्शन सी, अन्वेषण से और आविष्कार से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सदैव अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन, ये परिवर्तन व्यक्ति की इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। इनका संबंध मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता से होता है, अर्थात समाज जिन कार्यों एवं लक्ष्यों को आदर्श मानता है उस दिशा में होने वाला परिवर्तन प्रगति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगति यानी प्रोसेस, प्रोग्रेस। क्या कहलाता है? प्रोग्रेस कहलाता है, प्रगति। नेक्स्ट है उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। ऑप्शन है विकास, उद्विकास, प्रगति, क्रांति। 13 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए, विकास। उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे उसे हम विकास कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंध को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंध को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है दुर्कीम, मैक्स वेबर, परेटो, मर्टन। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? फ्रेंड्स इसे करेक्ट कर लीजिए। इसमें होगा ऑप्शन सी, प्रगति होगा। उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रगति कहते हैं। इसे करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सी प्रगति होगा, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर होगा, बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। दुर्खीम सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंध को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो दुर्खीम ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज में व्यवहार से संबंधित कुछ नियम नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं जबकि कुछ अन्य सुविचारित सर्जन के उपजात होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार विमर्श का उत्पाद है? कौन सा एक विचार विमर्श का उत्पाद है? ऑप्शन है लोकाचार, प्रथा, विधि, लोकरीत। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, विधि। समाज में व्यवहार से संबंधित कुछ नियम नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं जबकि कुछ अन्य सुविचारित सर्जन के उपजात होते हैं। ऑप्शन बी, विधि सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। ऑप्शन है एकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुरायामी। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, त्रिआयामी। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम त्रिआयामी है। वेबर के अनुसार संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, शक्ति, पावर तथा सम्मान, एस्टीम समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ख्याति प्राप्ति प्रस्थित एक उच्च प्रस्थित है जो अर्जित होती है। ख्याति प्राप्त प्रस्थित एक उच्च प्रस्थित है जो अर्जित होती है। ऑप्शन है उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि से, बी है उच्च आय से, और सी है उच्च उपलब्धि से, और डी है उच्च व्यावसायिक पृष्ठभूमि से। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी, उच्च उपलब्धि से। ऑप्शन सी, ख्याति प्राप्ति प्रस्थित एक उच्च प्रस्थित है जो अर्जित होती है उच्च उपलब्धि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने समुदाय तथा सभा शब्दों को गेमिश शब्द तथा गैशल शब्द कहा है? किसने समुदाय तथा सभा शब्दों को गेमिश शब्द तथा गैशल शब्द कहा है? ऑप्शन है टॉनीज, दुर्खीम, स्पेंसर, गिन्सबर्ग। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन ए, टॉनीज। एफ टॉनीज ने अपनी पुस्तक गेमिश शब्द तथा गैशल शब्द कब आई थी? है 1887 में। गेमिश शब्द तथा गैशल शब्द यह पुस्तक 1887 में आई थी। गेमिश शब्द की विशेषताओं वाला समाज समजाति होमोजीनियस होता है। इसका प्रयोग उन्होंने समुदाय के रूप में किया है, जबकि गैशल शब्द का प्रयोग समिति के अर्थ में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट है एक समूह से दूसरे समूह तक सांस्कृतिक लक्षणों का फैलाव कहलाता है। एक समूह से दूसरे समूह तक सांस्कृतिक लक्षणों का फैलाव कहलाता है। ऑप्शन है प्रसरण, आत्मसातकरण, संस्कृत संक्रमण, सांस्कृतिक एकीकरण। 19 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, प्रसरण। डिफ्यूजन जिसे कहते हैं किसी वस्तु, विचार या सांस्कृतिक तत्व आदि का अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु, विचार या सांस्कृतिक तत्व आदि का अपने उत्पत्ति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं, प्रसरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से कथन पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा से सही रूप से संबंधित है? पार्सन्स की सामाजिक प्रणाली की अवधारणा से सही रूप से संबंधित है। ऑप्शन है ए, सामाजिक प्रणाली से तात्पर्य कार्य प्रणाली से है, बी है सामाजिक प्रणाली कार्य प्रणाली की उपप्रणाली है, और सी है सामाजिक प्रणाली कार्य प्रणालियों से निर्मित होती है, डी सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों के दो या अधिक अन्योन्य क्रियात्मक संबंधों की व्यवस्था है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सामाजिक प्रणाली कार्य प्रणाली की उपप्रणाली है, और सामाजिक प्रणाली व्यक्तियों के दो या अधिक अन्योन्य क्रियात्मक संबंधों की व्यवस्था है। ऑप्शन डी। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में बताया है कि सामाजिक व्यवस्था या प्रणाली सामाजिक क्रिया का ही एक विस्तृत रूप है। जब क्रियाएं लोगों के मध्य होती हैं तो अंतःक्रियाएं बनती हैं, और बहुत सी अंतःक्रियाएं मिलकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट है ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है कहलाती है। ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है कहलाती है। ऑप्शन है प्रदत्त परिस्थिति, प्रमुख परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, प्रधान परिस्थिति। 21 राइट आंसर क्या होगा?
राइट होगा ऑप्शन ए प्रदत्त प्रस्थित। प्रदत्त प्रस्थित यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसके लिए न किसी योग्यता की और न ही किसी मेहनत की आवश्यकता होती है। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि प्रदत्त प्रस्थित के उदाहरण है। इस अवधारणा का प्रथम प्रयोग किसने किया था? कमेंट करके बताइए। रॉल्फ लिंटन ने किया था। किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है? कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है? ऑप्शन है समाज समूह की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, बी है समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है, और सी है समूह और समाज दोनों ही समान रूप से संगठित हैं, और डी है समूह और समाज दोनों ही विसंगठित हैं। 22 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण अमूर्त होता है। समाज क्या है? अमूर्त। जबकि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अतः समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यह क्लास समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन से क्षेत्र का अधिक प्राधान्य होगा? उत्तर औद्योगिक समाजों में निम्नलिखित में से आर्थिक कार्यकलापों के कौन से क्षेत्र का अधिक प्राधान्य होगा? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र, और सी है तृतीय क्षेत्र, और डी है द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी थी? डेनियल बेल ने। और किस पुस्तक में? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बहुत ही फेमस पुस्तक है डेनियल बेल की। उत्तर औद्योगिक समाज आने वाला समाज होगा जिसमें तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र की प्रधानता होगी। यह किसका कथन है? यह कथन डेनियल बेल का है कि उत्तर औद्योगिक समाज आने वाला समाज होगा जिसमें तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की प्रधानता होगी। किसकी? सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की प्रधानता होगी। ऑप्शन सी यह डेनियल बेल का कथन है। नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से किसने लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया? निम्नलिखित में से किसने लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को जन्म दिया? ऑप्शन है R.E. पार्क, रेडफील्ड, डेरेनडॉर्फ, मेनलोस्की। 24 राइट आंसर दीजिए। लोक नगरी निरंतरता शब्दावली को किसने जन्म दिया? राइट होगा ऑप्शन बी रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक तथा नगरीय प्रयत्नों का प्रयोग एक दूसरे के विपरीत दो अलग अलग धारणाओं के रूप में प्रयोग करते हुए लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक आज जो ये बिहार स्टेट की जो क्लास है आज की 9:15 की, यह जो है ये CERT और NCERT पे आधारित है। यह क्वेश्चन आज के क्वेश्चन जो है इसके पहले भी जो पढ़ाते थे बिहार स्टेट के लिए, यह सब जो है ये CERT और NCERT पे आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय पूंजी है? कौन सी एक मानवीय पूंजी है? ऑप्शन है उद्योग से प्रतिफल, बचत से प्रतिफल, शिक्षा से प्रतिफल, व्यापार से प्रतिफल। 25 कौन सी एक मानवीय पूंजी है? राइट आंसर दीजिए।
राइट होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से प्रतिफल। शिक्षा से प्रतिफल मानवीय पूंजी है। शिक्षा पर खर्च लंबे समय का निवेश होता है जो इसके प्रतिफल के रूप में मानवीय पूंजी के रूप में प्राप्त होता है। यह ऐसी पूंजी होती है जिसे छीना या चुराया नहीं जा सकता है। कितना अच्छा कहा गया है, जिसे छीना या चुराया नहीं जा सकता, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान है। नेक्स्ट है 26, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? ऑप्शन है आबादी का घनत्व, बी है गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी का ऊंचा प्रतिशत, सी है ऊंची साक्षरता दर और डी है मलिन बस्तियों की विद्यमानता। 26 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, आबादी का घनत्व। शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक आबादी का घनत्व है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 27, भारत में छोटे आकार वाले शहरों की तुलना में वर्ग 1 के शहरों की उच्चतर दर से वृद्धि हो रही है, केवल इन्हीं शहरों में। ऑप्शन है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 50% से कम लोग बसते हैं, बी भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 60% से अधिक लोग बसते हैं और सी भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 40% से अधिक लोग बसते हैं, डी भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 70% से अधिक लोग बसते हैं। 27 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 70% से अधिक लोग बसते हैं। ऑप्शन डी। नगरों की 6 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है इन्हें प्रथम श्रेणी वर्ग 1 के शहर कहा जाता है। वर्ग 1 का शहर कहा जाता है और 2001 की जनगणना के अनुसार 62.29%, कितना? 62.29% जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है और कुल नगरीय जनसंख्या 28.5%, कितना? 28.5% का 70% वर्ग 1 के ही नगरों में निवास करता है। कितना? 70% वर्ग 1 के ही नगरों में निवास करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? आज कुछ अलग टाइप ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2010 तक, 2055 तक, 2035 तक, 2035 तक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन फिर से देखिए। ऑप्शन ए 2010 तक, बी 2055 तक, सी 2035 तक और डी 2045 तक। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी 2045 तक। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जिसके तहत मुख्य उद्देश्य थे। नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भ निरोधकों की आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे का विस्तार करना। नीति का मध्यकालिक उद्देश्य जिसके तहत 2010 तक प्रजननशीलता दर को 2.1 करना तथा नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29, समाज में पृथक निजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। समाज में पृथक निजाति समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को कहते हैं। ऑप्शन है समाकलन, सदृश, विलयन, सांस्कृतिक बहुलतावाद। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 राइट होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक बहुलतावाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। विधिकता, नियमितता, हिंसा, वसीयतनामा वैधता के अभिन्न अंगों में शामिल है। 30 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विधिकता और नियमितता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कमेंट करके बताइए आज का क्वेश्चन कैसा था। आज के क्वेश्चन बहुत ही टफ होंगे। आप लोगों को आज के क्वेश्चन टफ लगे होंगे। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको अच्छे से पढ़ के बाद में आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए, गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज शोर ज़्यादा हो रहा था क्योंकि बगल में रामायण है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भगवान की पूजा है, भगवान की कथा है। ठीक है, गुड बाय एंड गुड नाइट।